कि मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ, मैं नहीं करती, मैं छोड़ रही हूँ। तो उस टाइम ये है कि आप थोड़ा सा 2-3 दिन 4 दिन उस चीज से थोड़ा अलग हो जाओ, अपने आप को, अपना दिमाग है उसमें थोड़ा सा मेडिटेशन करो, योगा करो। और कभी स्टेट चैंपियनशिप में हमें गद्दे पे नीचे भी सोए हैं हम, मच्छरों ने भी पूरी रात नहीं सोने दिया है, ऐसा भी हुआ है। नेशनल चैंपियनशिप में कभी खाना भी नहीं मिला, खाना ही खत्म हो गया है, भूखे भी रहना पड़ा है। स्ट्रगल तो देखो जिंदगी में बहुत होता है। Welcome to the Garm Avatar Show. In today's episode, I have with me Neha Rathi, who is a 15-time national champion, having won the gold medal in nationals for 15 consecutive years. She's represented India 42 times internationally, winning gold, silver, and bronze medals in countries like America, China, Canada, and Sweden. In 2005, she received the Bheem Award for Sports Excellence, and in 2013, she was honored with the Arjuna Award. Neha holds various degrees including BA, MA, MPed, BPed and NIS. Remarkably, she and her father, Sri Jagrup Singh, are the first father-daughter duo in India to receive both the Arjuna Award and Bheem Award. She currently serves as an inspector in Haryana Police. Thanks for joining me, Neha. Such a pleasure to have you on my show. Thank you. नेहा, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, और आपने कैसे स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, चैलेंजेस आपके जीवन में जो आए उनके बारे में बताइए, और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया। देखिए, जब मैं मेरी फैमिली जो है स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। मेरे फादर खुद एक अर्जुन अवार्डी रहे हैं, और मेरे फादर के फादर भी वो खुद एक हमारा जो बैकग्राउंड रहा है वो सारा स्पोर्ट्स का रहा है। मेरे जो परदादा थे उनके भी दादा थे, तो वो बहुत उस टाइम के नामी पहलवान रहा करते थे। तो लेकिन महिलाएं कभी स्पोर्ट्स में नहीं आई। मेरे फादर ने कहा कि भाई मुझे अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में डालना है, लेकिन मैं किस स्पोर्ट्स में डालूं। उस टाइम रेसलिंग होती नहीं थी, महिलाओं की कोई रेसलिंग थी नहीं। तो मैं स्विमिंग करती थी, स्विमिंग में अच्छी थी, रनिंग करती थी, और जो भी एक्टिविटी स्कूल में होती थी मैं वो सब करती थी, लाइक खो खो, बैडमिंटन, कोई भी अगर एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स हुआ मैं उसमें आगे होती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो जब मैं 10th क्लास में आई तब इंडिया में रेसलिंग आई। तो मेरे फादर एक तरीके से बहुत शर्मा रहे थे, और गांव वाले भी बोले भाई आप अपनी बेटी को रेसलिंग करवाओगे। और हमारा जैसे गांव है बड़ा बैकवर्ड था उस टाइम, झज्जर जिले से हूँ मैं, भापड़ोदा गांव है मेरा। तो भाई बेटी को आप रेसलिंग कराओगे, लोग क्या कहेंगे, और इसमें तो ये पहलवानी गेम है, लड़कों का गेम है ये, इसमें आप नहीं कर सकते, इसके बस हाथ पीले करो, इसकी BA करवा दो या 12th करवा के इसकी शादी कर दो, क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो लड़की के साथ, कल को कहीं चोट लग गई तो इसकी शादी भी नहीं होएगी। तो पापा इन बातों को सुन के बड़े उदास हुए कि भाई मेरे दिल की इच्छा है कि मैं प्लेयर हूँ, अपनी बच्चों को भी मैं प्लेयर बनाऊं, और जैसे मैंने भारत का नाम किया है ऐसे मेरे बच्चे भी आए। तो उनके दिल में बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी, इसमें मुझे कुछ गट्स लग रहे हैं कि ये कर सकती है, अगर मैं इसको कुछ बढ़ावा दूं या इसकी हेल्प करूं और इसको मैं अच्छी गाइडलाइन दूं तो ये मेरी बेटी कर सकती है। क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था कि मेरे अंदर वो काबिलियत है। लेकिन गांव के लोग सभी बोलने लगे कि भाई लड़की ऐसे तो इसके चोट लग जाएगी, ऐसा गेम है, शादी कर दो। बहुत उन्होंने डिमोटिवेट किया। तो उन्होंने मेरी छुप के प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी, किसी को नहीं बताया। हाँ, मेरे फादर जब उस टाइम पुलिस ऑफिसर DSP हुआ करते थे मधुबन में, तो मेरे फादर ने क्या किया कि उन्होंने लोगों की बात को सुन तो लिया, लेकिन मुझ तक बातें नहीं आने दी। और उन्होंने मेरी प्रैक्टिस, हमारा बहुत बड़ा घर था, मेरे घर पे ही प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी, और किसी को नहीं बताया कि मैं अपनी बच्ची की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मेरी पार्टनर मेरी बहन को बना दिया और मेरे भाई को। हम 3 भाई बहन। तो सुबह भी जैसे मैं स्कूल जाती तो उससे पहले मेरी एक्सरसाइज करवा देते थे। काफी बड़ा हमारा ड्राइंग रूम था, उसको खाली कर दिया पूरा, उसके अंदर गद्दे लगवा के मॉर्निंग में मेरी स्कूल जाने से पहले प्रैक्टिस करवाते थे।
फिर इवनिंग में जब शाम हो जाती थी ऑफिस से आने के बाद वो मेरी प्रैक्टिस करवाते थे, मेरी बहन की भी करवाते थे, भाई की भी। तो ऐसे छुप छुप के फिर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। फिर इंडिया में रेसलिंग की जो टीम थी वो इंटरनेशनल लेवल पे के लिए तैयार हो गई। तो हमारे गुरुजी हैं, मेरे फादर के गुरुजी हैं श्री चंदगी राम पहलवान जी हैं, जो दिल्ली में है उनका अखाड़ा। वो बोले भाई पहलवान जी, जगरू पहलवान जी, आप क्यों शर्मा रहे हो? अब वो टाइम नहीं रहा, अपनी बच्ची को निकाल लो आप, लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। तो फिर भी पापा ने सोचा कि चलो ठीक है जी, उनकी हाँ कर ली उन्होंने कि ठीक है मैं निकालूंगा। तो हमारे गुरुजी ने अपनी तीनों चारों लड़कियां सब निकाल दी रेसलिंग में, खुद प्रैक्टिस करवाते थे और उनकी फोटो हमें भेजते थे। उस टाइम मोबाइल होते नहीं थे, ये व्हाट्सएप पे ये चीजें नहीं थी उस टाइम। मैं 1997 की बात करी, 1997 की मैं बात कर रही हूँ। तो हम भी बहुत छोटे होते थे उस टाइम, मोबाइल फोन नहीं थे। तो उन्होंने बेटियों की फोटो पापा को सेंड करनी स्टार्ट कर दी कि देखो ये इस तरह से मैं इनकी रेसलिंग करवा रहा हूँ, सोनिका कालीरामन, दीपिका कालीरामन, आप भी इनकी ऐसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट करवाओ। तब हिसार है हमारे यहाँ हरियाणा में, हिसार पे लड़कियों का कैंप लगा और मैं और मेरे फादर मैंने जस्ट फाइनल एग्जाम दिए और मैं देखने के लिए चली गई कि कैसे लड़कियां रेसलिंग करती हैं, घूमने के पर्पज से कि देखूंगी मैं भी कैसे करती हैं क्या है। उससे पहले मैं स्विमिंग में भी नेशनल लेवल की चैंपियन हो चुकी थी, तो मेरा इंटरेस्ट स्विमिंग में भी था। फिर मैंने सोचा कि मैं रेसलिंग भी देखती हूँ। जब मेरे फादर मेरे कोच हैं, यहाँ पे कोच मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, अगर एक बच्चे को अच्छा कोच मिल जाए तो वो मुझे लगता है कि वो बच्चा काफी सक्सेस हो जाता है। तो मेरे फादर जिस चीज में इंटरेस्टेड थे, मेरा भी इंटरेस्ट उसमें बनने लग गया, क्योंकि वो सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते तो मुझे धीरे धीरे वो चीजें आने लगी। जब मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां पूरे इंडिया से जूडो की अलग अलग गेमों की रेसलिंग में आ रही हैं और काफी बड़े लेवल पे कैंप लगा हुआ है, और वो टीम जो जीत जाएगी वो बाहर यूएसए, कनाडा वगैरह वो टीमें जाएंगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बाहर जाऊंगी। अमेजिंग। क्योंकि हम जैसे हमारे यहाँ लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, भाई लड़कियां बस इतना है पढ़ो लिखो और अपना। मेरी 5 बुआ हैं, किसी की 10वीं करवा के, किसी की 12वीं करवा के सबकी शादी कर दी थी, लेकिन पढ़ाई भी हमारे घर में ही हुई थी, गांव में पढ़ाते भी नहीं थे। मेरी सारी बुआ जो है टीचर थी, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं था कोई भी। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैं बाहर जाऊंगी, कनाडा जाऊंगी, यूएस से जाऊंगी और ऐसे ट्रेन में घूमूंगी और फ्लाइट में भी जाऊंगी। मैंने दिन रात प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी था, मुझे घूमने का शौक था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे फादर घर से निकलने नहीं देते थे उस टाइम कि भाई कहाँ जाना है, पढ़ाई करो, घर में रहो। तो मैंने बहुत मेहनत, जितनी मेरे फादर ने मेहनत करवाई मैंने उससे ज्यादा स्टार्ट कर दी। मैं थकती ही नहीं थी, वो इतनी मेहनत करवाते थे, मैं थकती ही नहीं थी कभी भी। Awesome. और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। और मैंने अपनी वेजिटेरियन रहते रहते मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मैं अपनी पावर के उस पे लड़कियों को मैं हराती थी। तो उसके बाद फिर मैंने वो ट्रायल दे दी, मैंने जिद करके दी कि नहीं, मैं एक बार दे के तो देखूं क्या होता है इसमें, मुझे आ जाएगी। तो वो फर्स्ट, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो वो ट्रायल में हार गई थी, क्योंकि उसमें मेरी एज छोटी थी, काफी बड़ी एज की लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट कर रखा था। वो टाइम में हार गई थी। फिर मुझे अंदर इतना फील हुआ कि जब फर्स्ट ट्रायल किया था आपने? मैं अबाउट 15 ईयर में भी। फर्स्ट टाइम आपने ट्रायल आपका 15 इयर्स में किया था? कितने साल की ट्रेनिंग के बाद आपने ट्रायल किया था आपका फर्स्ट? मतलब घर पे जो ट्रेनिंग आपकी चल रही थी? मुश्किल 5-6 महीने के बाद। हाँ, 15-16 इतनी ही एज थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं इतनी बुरी तरह नहीं हारी हूँ, कुछ पॉइंटों से मैं हारी हूँ। तो मेरे फादर ने मुझे एक चैलेंज दिया, अगर मेरे कहने से तू ये प्रैक्टिस और कर लेगी ना तो पक्का जीत जाएगी। अच्छा। तो उन्होंने मेरी सुबह शाम 2-2 घंटे की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी। प्रॉपर जो रेसलिंग की प्रैक्टिस होती है वो उन्होंने स्टार्ट करवा दी। और फिर धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला, हम 1 घंटा शाम को स्टेडियम में भी जाना स्टार्ट कर दिया हमने वहाँ पे हिसार में। और फिर दोबारा से 2 महीने के बाद एक ट्रायल फिर होनी थी, वो नेशनल के लिए होनी थी।
तो मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस करके मैं एक बार ट्रायल दे के देखना चाहती हूँ। तो फादर ने चुपचाप मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट रखी कि चलो देख लो, कोई बात नहीं है, ये तो सभी कर रहे हैं, आप भी करके देखो। लेकिन मेरे फादर ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, उनको शौक मेरे से ज्यादा था। तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों प्रैक्टिस करते, सिस्टर भी होती थी, भाई भी होता था, हमारा एक ग्रुप अलग होता था, हम खुद प्रैक्टिस करते थे, कोच हमारे साथ ही थे। तो 2 महीने बाद मैंने उन लड़कियों को इतनी अच्छे से हराया और मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया। Awesome. पहली बार मैं नासिक गई थी। अच्छा। और हम ट्रेन में गए। जो फर्स्ट टाइम का मैंने ट्रेन का एंजॉय किया, वो मेरी फर्स्ट टाइम का जो एंजॉय होता है ना, वो ट्रेन का मेरा तब था। कभी मैं उसके दरवाजे में खड़ी होके देख रही हूँ, कभी खिड़की में खड़ी होके देख रही हूँ, कभी कहीं जो वो एंजॉय मेरा आज तक मुझे याद है। ट्रेन का वो सफर, मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी थी, पहला सफर। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर वहां पे खेल के मैं 3rd आई थी फर्स्ट टाइम। ओके। तो उसके बाद फिर दोबारा फिर आके फिर मेहनत की, फिर न्यूज़पेपर में निकला, तो वो मोटिवेशन मिलता चला गया। ऑब्वियसली, यस। हाँ जी, वहाँ पे फिर जैसे बच्चे इकट्ठे होते हैं, फिर वो डांस करते हैं, थोड़ा प्लेयर्स बच्चे होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि अच्छी लाइफ है, लड़कियों को निकलने का मौका मिल रहा है। नहीं तो दूसरे घर में जाके बिना कुछ करे तो दूसरे घर में जाके काम ही करना पड़ेगा। घर का काम करो, ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं है। अब हम घर में है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि चॉइस है मेरे पास, या तो मैं जाके घर का काम कर लूं या मैं यहाँ मेहनत करके अपनी लाइफ में ला लूं। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गेम करना है और मुझे आपकी तरह एक बड़ा ऑफिसर बनना है, पुलिस ऑफिसर ही बनना है। ऑसम है ना। और आज आप अपनी पुलिस ऑफिसर हैं। अपने फादर को आपने मतलब इतना देश को और अपने फादर को प्राउड फील कराया हुआ है। सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक्स सो मच नेहा। ऑसम नेहा, व्हाट अ ग्रेट एंड सच एन इंस्पायरिंग जर्नी। मुझे बताइए आपकी फिर जर्नी की बेस्ट लर्निंग क्या है? मैंने जीवन में सबसे बड़ी लर्निंग यही की है, अगर हमारा कोई टारगेट है और उसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है तो भगवान भी साथ देता है। हमें वो टारगेट और अपना उसमें रूटीन, हमारा कोई भी चीज हम सक्सेस क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारा रूटीन से वो काम नहीं हो पाता। सुबह शाम उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं, तभी हम उसमें पीछे रह जाते हैं। पहले अपना टारगेट एक डिसाइड करो कि मुझे ये करना है और मुझे यहाँ तक पहुंचना है। उसके बाद उसका रूटीन कि डेली मुझे वो करना है, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद वो चीज आप हासिल कर सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी में यही किया है। अगर रूटीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। आप अपने इस रूटीन के बारे में थोड़ा सा और बताइए। डिसिप्लिन डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में दैट्स व्हाई बोलते हैं कि भाई डिसिप्लिन हो तो मोटिवेशन भी रहता है। तो थोड़ा सा रूटीन के बारे में और बताइए कि आप वो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करती थी? कभी कभी आपको मन करता होगा बाहर जाने का, तो वो अपना फोकस कैसे रखती थी? देखिए, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, अगर हमारा मॉर्निंग में 5 o'clock भी अगर हम उठ जाते हैं तो हमारा रूटीन, हम जिस चीज के लिए टाइम निकालना चाहे वो टाइम हमारे पास मिल जाता है। हमारा डिस्टर्ब रूटीन तब होता है जब हमारा सुबह का उठना थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब मॉर्निंग में अगर हम 4 o'clock 5 o'clock उठ जाते हैं तो हम अपने लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं आराम से, या हम स्टडी कर सकते हैं, या हम कोई और चीज जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो करने के बाद हम दूसरे काम पे जा सकते हैं। तो मेन तो मैं यही कहूंगी कि रूटीन के लिए आप अपना एक टाइम फिक्स करें और उस टाइम पे डेली कैसे भी, कितनी भी मुसीबतें आए, कितना भी आपको जरूरी काम हो, आप उस समय को निकाल सकते हैं। और एक बात किसी ने सही कही है कि समय निकालने से निकलता है, ऐसे तो किसी के पास भी समय नहीं होता। बिल्कुल वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू से। नेहा जी, मुझे ये बताइए, आपने जैसे बोला कि सुबह एक बार उठ गए तो हम काम मतलब अपना कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक टाइम पे सोना भी पड़ता है। तो वो दैट्स वन विशियस साइकिल कि भाई रात में अगर नहीं सो तो सुबह नींद पूरी नहीं होती है एंड उठना भी नहीं होता है। तो वो बताइए, वो साइकिल आप कैसे मेंटेन करते हैं? हाउ डू यू मेक श्योर यू स्लीप ऑन टाइम? आपका खाना टाइम पे होता है कि कभी ऐसा हुआ कि कोई फंक्शन में जाना है, फैमिली फंक्शन में, या कभी ऐसा होता है नींद ही नहीं आ रही है,
और सोना लेट हो गया है, टायर्ड है, या मतलब कोई कभी मूवी देखने का मन करता है, तो आप वो मतलब अपने आप को फोकस कैसे रखती है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वैसे भी मेरी पुलिस की जॉब है और मेरी नाइट ड्यूटियां भी होती हैं, कभी वीक में होती है, कभी मंथ में होती है, चेकिंग ड्यूटियां होती हैं। तो इसके लिए यही होता है कि अगर हमारा एक बार मॉर्निंग में अगर हम 4 o'clock या 5 o'clock उठ रहे हैं तो हमारी आंखें अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ उस रूटीन में उड़ जाती हैं, खुल जाती हैं कि हमें अब इस टाइम हमारा उठने का समय हो गया है। जैसे हमारी जॉब में हमें मॉर्निंग में जल्दी उठा देते थे, या आप देखो फौजी जो लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हम कहते हैं भाई ये फौजी लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस टाइम उनकी आदत हो चुकी है। लेकिन फिर वो नींद पूरी नहीं होती है, तो इज दैट ओके? जैसे वो भी नींद पूरी करना भी बहुत जरूरी है, नींद भी तो पूरी होना जरूरी है, तो उसका कैसे? आई मीन अगर हम 12 बजे सो के उठ के 5 बजे उठ तो जाएंगे, लेकिन तो उसका नींद पूरी नहीं होगी। कभी कभी तो रूटीन में ये सब चलता है कि जैसे आपने हमारी बॉडी जो है एक दिन का रेस्ट भी मांगती है वीक में, कि हम बिल्कुल फ्री हो जाएं, अपने आप को टाइम दें। लाइक आप संडे को आप रख लो, अगर आपका एक दिन मिस हुआ है तो आप संडे को यूज कर लो। आप कहीं शादी में गई हैं या कहीं और आपका जैसे नींद नहीं आई है तो आप सो जाओ, लेकिन आपको देखना है कि आपको कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, वो आपके हाथ में है कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, जो आप रेस्ट करते हो उस दिन को उसमें ले लो, लेकिन स्किप नहीं करना है। मैं जैसे हमारी एकेडमी है श्री जगरूप सिंह इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी है, मैं बच्चों को एक ही बात बोलती हूँ कि आपको अगर चोट भी लगी है या आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम भी है, आप यहाँ आओ। आने के बाद आप कुछ नहीं तो बैठ के देखो, क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो है उस टाइम, वो अगर खेल भी नहीं रहे हैं ना तो आप फिर भी स्पोर्ट्स के टच में हो, आप उसके टच में हो, आपका दिमाग वही काम कर रहा है, आप पीछे नहीं हो, आपकी प्रोग्रेस नहीं रुक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर डेली में आप थोड़ा भी कर लो, 2 घंटे नहीं कर पा रहे हो, आप उस दिन अब ये मन नहीं है, आधा घंटा कर लो, रूटीन में तो रहेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर रूटीन हमारा टूट जाता है, जैसे हम 2-3 दिन अगर हमारा रूटीन टूट गया तो फिर उसके बाद वो काम करने का मन नहीं करता कि यार छोड़ फिर कर लेंगे। तो यही मेन दिक्कत आती है। बट ट्रैवल करते समय कैसे रूटीन मेंटेन करें? और फिर मतलब आप बोल रहे हैं हफ्ते में एक दिन छुट्टी करनी चाहिए, मतलब एक दिन देर तक सो सकते हैं। जैसे किसी का काम है भाई, ट्रैवलिंग है, ट्रैवल करने का ज्यादा है, जरूरी है, तो मॉर्निंग में नहीं बन पा रहा है तो अपना इवनिंग में कर लो। अच्छा, वो टाइम आपको देखना है कि आपको शूट कौन सा टाइम कर रहा है। जैसे आप ही हैं, आपका ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, किसी टाइम तो आपको टाइम मिलता होगा अपने लिए, उस टाइम आप अपने लिए देखो। तो वो चीजें तो आपको मेंटेन करनी है कि मुझे इस काम के लिए इस टाइम मेरे पास टाइम होता है, मैं इस टाइम मुझे इसमें से इसमें निकालना है। ऑसम, सुपर। सो अच्छा बताइए, लाइफ में आई एम श्योर नेहा ऐसे भी मौके आए होंगे जब इतनी आपकी रूटीन टफ होता है और आपका ट्रेनिंग भी टफ होती है, कभी कभी आपका मन करता होगा कि मतलब ये मैं क्यों कर रही हूँ, हार मतलब छोड़ने का मन करता होगा, तो वो उस समय वो नेगेटिव फीलिंग्स को आप कैसे ओवरकम करती हैं? देखिए, ये तो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि जब मैं किसी चीज के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, लाइक बहुत बड़े कंपटीशन के लिए ऐसा हुआ है कि मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, कई बार नहीं जीत पाते, हम हार जाते हैं, तो हम एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ, मैं नहीं करती, मैं छोड़ रही हूँ। तो उस टाइम ये है कि आप थोड़ा सा 2-3 दिन 4 दिन उस चीज से थोड़ा अलग हो जाओ, अपने आप को, अपना दिमाग है उसमें थोड़ा सा मेडिटेशन करो, योगा करो, और उसमें थोड़ी सी अपना ये सोचो कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, मेरा टारगेट क्या था, क्या मैंने अचीव किया है। और मैं जैसे मुझे अर्जुन अवार्ड नहीं मिला था और मेरा एक बहुत अच्छा कंपटीशन था, वो मिस हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं छोड़ देती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। लेकिन मैंने बैठ के सोचा, मैंने 1 हफ्ता प्रैक्टिस ही नहीं की कि मुझे नहीं करनी है, मुझे छोड़ना है। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं तो अभी इधर भी नहीं हूँ उधर भी नहीं हूँ, अभी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, और मैंने दोबारा से फिर एक एनर्जी के साथ दोबारा से कि कोई बात नहीं, मैं ये इसमें मैं हार गई हूँ, मैं दोबारा से उठी,
और एक विद फुल एनर्जी के साथ फिर उसमें मैं लगी, और मैंने फिर अगली बार पूरी सक्सेस के साथ मैंने वो जीत हासिल की है। और मेरे साथ तो एक अच्छी बात और है कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे लिए हमेशा रहा है। अगर कई बारी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, कई बार उदास हो जाती हूँ, तो मेरे पापा पास आते हैं और ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, खेल में ऐसा होता है, और हम फैमिली जब आपके साथ है तो आप करो, आपको किस चीज का डर है। Awesome, absolutely. अगर सपोर्ट होता है फैमिली का तो बहुत हौसला मिलता है, क्योंकि एक है ना, इंसान जो होता है फैमिली से ही ऊपर उठता है और फैमिली से ही डाउन जाता है। अगर सब उसकी फैमिली उसको ये बोलेंगे कि तू तो हार गई, बैठ जा घर, हार गई, क्या करेगी जाके, क्या करेगी, तो वो बच्चे का मन बड़ा टूट जाता है। उसको उस टाइम जब वो हार जाता है किसी भी चीज में, तब उसको हौसला देना बहुत जरूरी है। और मेरे फादर ने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज तक भी मेरा साथ दिया है। अगर मैं किसी चीज में भी हार गई हूँ या कभी दुखी भी हूँ, तो वो मुझे हमेशा मेरा साथ देते हैं, हमेशा समझाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं साथ में हूँ, इसको हम दोबारा करेंगे। तो उनसे मुझे बड़ी पावर मिलती है कि हाँ भाई ठीक है, मेरे फादर तो मेरे साथ है ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से फिर जीतूंगी। और आज ऐसा ही है कि मैं उनके लेवल तो मैं नहीं कह सकती कि मैं उनके लेवल में कभी आ भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ काफी कोशिश हमने की है। जैसे वो पुलिस ऑफिसर थे, मैं भी पुलिस ऑफिसर हूँ, और आगे भी प्रमोशन होने वाला है। और वो भीम अवॉर्डी रहे हैं हरियाणा से, मैं भी भीम अवॉर्डी बनी। वो अर्जुन अवॉर्डी रहे, मैं भी अर्जुन अवॉर्डी रही। अब वो द्रोणाचार्य होने वाले हैं, तो इन फ्यूचर में मैंने अपना टारगेट लगा दिया कि मैं भी द्रोणाचार्य बनूंगी, इन द फ्यूचर बनूंगी। ऑसम। आपको फादर आपके बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, एंड आप ही इज द विंड beneath the wings बोलते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। सो इस टाइप से अगर सपोर्ट मिलता है। अच्छा नेहा, एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए? देखिए, एक विनिंग माइंडसेट होने के लिए हमें सबसे पहले तो टारगेट सेट करना चाहिए, उसके बाद हमें अपना रूटीन बनाना चाहिए, उसके बाद डाइट, भाई हम क्या डाइट कर रहे हैं, फिर माइंड के लिए भी कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हाँ हमारा कंसंट्रेट उसी चीज के लिए रहे। और उसके बाद फिर थोड़ा फैमिली की हेल्प की भी जरूरत होती है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो फैमिली बीच में हमें डिस्टर्ब ना करे, कम से कम अगर हमारा साथ ना दे तो डिस्टर्ब ना करे। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमें कम से कम, कई बार क्या होते हैं कि फादर और दूसरे काम में बिजी होती हैं, उनकी जॉब होती है, नहीं होता बच्चे के लिए टाइम, और तो वो कम से कम इतना कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, घर की जिम्मेवारी आप उस टाइम ना दे, बाद में दे दें जब वो काम पूरा हो जाए, लेकिन फैमिली का इतना ही सपोर्ट हो जाए कि आप काम करते रहो, हम आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। तो ये मेन 5-6 चीज। और थोड़ा सा बच्चे को उस टाइम फाइनेंशियली तो देखो करते ही है, जिस पेरेंट्स की होती है जितनी भी वो थोड़ा सा फाइनेंशियली उसको हेल्प कर दे। ये 5-6 चीजें होती हैं जो एक टारगेट को और एक सक्सेस के लिए ये जरूरी होती है। आपने एक चीज मेंशन करी अबाउट आल्सो माइंड ट्रेनिंग और माइंड के एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, किस टाइप की माइंड की एक्सरसाइजेस आप सजेस्ट करती है? देखिए, माइंड के लिए एक्सरसाइज तो नॉर्मली जो वही होती है, जैसे हमारी पहले मेन एक्सरसाइज होती थी रेसलिंग की। हम 2 घंटे अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी प्रैक्टिस करते थे। खूब मेहनत करने के बाद हम पूरे लॉन में अकेले बैठ जाते थे, दूर दूर अपना मैट बिछाया, और उसके बाद शांति से बिल्कुल आंखें बंद करके आराम से बैठ जाते। फिर लंबे लंबे सांस लेके अंदर जितनी भी हमसे ऑक्सीजन हो सकती थी उसको अंदर लेके उसको बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और बैठ के फिर कम से कम 20 बार ओम का उच्चारण करते रहना। इसमें भगवान का नाम भी आ जाता है और एक दिमाग के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, और जिसको हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं। और कुछ ना कुछ मैंने खुद भी करके देखा है, जैसे लोम विलोम हम करते हैं तो इससे बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है। हमें तो वहीं पे नींद आने लग जाती थी, मैंने कहा भाई ये तो रूम पे जाके करेंगे। ये चीजें तो ये है मेंटली, दिमाग के लिए है, ये शांत करती हैं थोड़ा सा। तो ये जब करती हूँ मैं, जब मैं बिल्कुल अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और जब मुझे लगे कि अब मुझे बैठ के थोड़ा सा शांति चाहिए है, मुझे बैठ के अब ये करना है,
तो उससे मैं बिल्कुल शांति हो जाती हूँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। Awesome. और अपने को इमोशंस, आप अपने आप इमोशंस को कैसे चेक में रखती थी? क्योंकि थॉट्स आते हैं, आपके जैसे आपने बोला था ब्रदर सिस्टर भी है, तो आपस में लाइक जैसे आई एम श्योर योर फादर मस्ट बी आल्सो ट्रेनिंग योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आप अपने इमोशंस को कैसे चेक में रखती थी? भाई के साथ, बहन के साथ कैसा आपकी कैसा रिलेशनशिप है? मेरी जो बहन है उसने भी एक कुछ चीजों में मैं लकी हूँ कि मेरी बहन का भी हमेशा सपोर्ट रहा है और भाई का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मेरा भाई भी कुछ अच्छा प्लेयर बने, बहन भी अच्छी बने। लेकिन वो कुछ एक नेचुरल चीजें होती हैं कि हमारा शरीर है नहीं चल पाता, तो वो इतने लेवल तक नहीं जा पाए। तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और कई बारी मुझे दूर चली जाती थी तो उनकी याद भी आती थी, तो फोन कर लेती थी। वो कहते हैं अभी अच्छी चल रही है, आप अपने काम पे ध्यान दो। तो बस मेरी बहन तो एक बात बोलती थी कि बाहर जा रही है, मेरे लिए चीज लेके आना। नहीं तो अच्छा और कुछ नहीं है, उनकी जल्दी शादी हो गई थी तो उनकी बच्ची है स्नेहा, उनके लिए भी मैं कुछ न कुछ लेके आती थी। तो इमोशंस तो मैं कंट्रोल कर लेती थी, क्योंकि हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो हर जगह हर सिचुएशन में रहने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ऑटोमेटिक उनका सिस्टम ऐसा हो जाता है, वो अच्छी से अच्छी जगह रुक जाते हैं और खराब से खराब जगह वो रह लेते हैं। हम जब स्टेट चैंपियनशिप में जाते थे, नेशनल में जाते थे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे, तो हर जगह हमें अच्छी जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए। कभी स्टेट चैंपियनशिप में हमें गद्दे पे नीचे भी सोए हैं, हम मच्छरों ने भी पूरी रात नहीं सोने दिया है, ऐसा भी हुआ है। नेशनल चैंपियनशिप में कभी खाना भी नहीं मिला, खाना ही खत्म हो गया है, भूखे भी रहना पड़ा है। स्ट्रगल तो देखो जिंदगी में बहुत होता है, लेकिन हमने कई बार बस खाली पानी पिया है, वेट लॉस कर रहे हैं, 10-10 दिन तक खाना ही नहीं खाया, खाली पानी पे जूस पे पानी पे जूस पे पानी पे। तो वो चीजें हमें ना बड़ा एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, वो हार्ट से भी स्ट्रोंग हो जाता है और वो माइंड से भी स्ट्रोंग हो जाता है। So, आपकी भाई बहन में मतलब कोई ऐसी जेलसी नहीं थी, बड़ा आपस में प्यार मोहब्बत है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स और अपब्रिंगिंग, फैमिली सपोर्ट, उसका बहुत ज्यादा इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, तो ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा नेहा जी बताइए, हु इज योर फेवरेट एथलीट, और आपने वो एथलीट आपको क्यों फेवरेट है आपके, और उनकी लाइफ की, उनके करियर की बिगेस्ट लर्निंग आपको क्या लगी, मतलब मिली है आपको उनसे? देखिए, स्टार्टिंग में तो मुझे सबसे जो फेवरेट एथलीट लगे वो मुझे मेरे फादर ही लगे, क्योंकि मैंने बहुत करीब से उनको देखा। लेकिन उसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, जो उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया था, और हमारी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मतलब एक टारगेट दिया था बच्चों के कि आप ओलंपिक में मेडल जीतोगे तो आपको इतना प्राइज मिलेगा, ये नौकरी मिलेगी आपको। ये सब कर्णम मल्लेश्वरी ने स्टार्ट करवाया था, जो उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद। तो वहां से हमारी विमेन्स की स्टार्टिंग हुई थी कि भाई हाँ, हम भी जीत सकते हैं अगर इन्होंने जीता है तो। उस टाइम हमने गेम स्टार्ट किया था और वो जीत के आई थी। तब मेरे को अच्छा लगा था कि अगर इन्होंने जीता है ओलंपिक में तो हम भी जरूर जीतेंगे। और ये जो हमारा बैच है रेसलिंग में, सबसे पहला रेसलिंग स्टार्ट करने वाला हमारा बैच है। जैसे हमारे जितने भी वेट होते हैं, मैं 51 में भी लड़ती थी, मैं 48 मेरे 2 वेट होते थे। तो ऐसे ही हमारे अलग अलग वेटों में जो लड़कियां उस टाइम होती थी, वो लड़कियों ने हमारी इस रेसलिंग को आगे बढ़ाया है। हमारा सबसे फर्स्ट बैच था। हम बाहर जाते थे लड़कियों के साथ, विदेशों में जाके ट्रेनिंग करते थे, लड़कियों के साथ वहाँ फाइट करते थे। हम वीडियो कैमरे लेके जाते थे, उनकी वीडियो बना के लाते थे, वहाँ की किट लेके आते थे रेसलिंग का, जैसे शूज हो गया, ईयर गार्ड्स हो गए, कॉस्ट्यूम हो गए। हम अपने जूनियर्स को दिखाते थे कि देखो अब भी जाओ ना तो ऐसे लेके आना है, ये चीजें अच्छी हैं, ऐसे आप मूवमेंट करो, इस तरह की आप पावर वाली ये चीजें करो आप। तो हमने उनको गाइड किया है। लाइक साक्षी मलिक हो गई, गीता बबीता हो गई, ये हमसे जूनियर है। इन्होंने हमारे साथ प्रैक्टिस करके ये आज इस मुकाम तक पहुंची है। कैंपों में फिर ये जूनियर थी तो हमारे साथ भी इनके कैंप लगते थे।
तो इकट्ठे रहते थे हम सब। आपकी बेस्ट गेम मेमोरी के बारे में बताइए। मेरी बेस्ट गेम मेमोरी ये है कि 2008 में ओलंपिक की ट्रायल्स थी और उस टाइम तक किसी भी हमारी विमेन्स ने ओलंपिक क्वालिफाई नहीं किया था और वो एशियन चैंपियनशिप थी कोरिया में। और ये था कंडीशन कि उसमें जो थर्ड आएगा उसका ओलंपिक क्वालिफाई हो जाएगा। तो वहां पे एशियन चैंपियनशिप में मैंने बहुत अच्छी वहां पे अपना रेसलिंग किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया वहां पे और मैं थर्ड भी आ गई थी। तो मेरा वहां पे मेडल थर्ड आया एशियन चैंपियनशिप में कोरिया में। तो उन्होंने बोला कि नेहा राठी इंडिया है जो उनका ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गया। मैं साइड में जाके बैठ गई और मेरे खुशी के आंसू आए इतने कि मैं पहले वो महिला हूँ जो ओलंपिक में जाऊंगी और ओलंपिक का मेरा जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। तो उस टाइम फिर मैंने इंडिया में फोन भी कर दिया, फादर को भी फोन कर दिया, फेडरेशन में भी फोन हो गए और मेरे सभी जितने भी हमारे साथ कोचेस थे सबने बधाई दे दी कि भाई बहुत अच्छा किया आपने, आप पहले वो महिला हो गई हैं जो ओलंपिक में जाएंगी और हमारी रेसलिंग की जो महिलाओं की है वो स्टार्टिंग हो जाएगी वहां से। फिर मुझे भी अच्छा लगा कि भाई अब तो चलो ठीक है, मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे नजर आया। तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे बोले कि नहीं, कोरिया की किसी भी लड़की का वहां पे नहीं हुआ था ऐसा कि उनकी को वो चाहते थे कि हमारा भी कोई क्वालिफाई होए कोरिया में हम थे। तब उन्होंने मेरी दोबारा से बोला कि जो इंडिया की लड़की है नेहा उनकी दोबारा से कुश्ती होगी। हाँ, तो उसमें फिर उन्होंने, मुझे नहीं पता कौन सा रूल लगाया, क्या किया क्या नहीं किया। मैं ऊपर वाले पुल में थी, मैं जो जीती थी मैंने चित किए थे सभी को, उन्होंने वो लड़की पॉइंटों से जीत के आई थी, मेरे पॉइंट भी ज्यादा थे उनसे अगर हम देखें कि सारे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई हाँ, इसकी जो दूसरे पुल की लड़की है इसकी और उसकी आपस में बाउट होगी। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, मैं जब डिक्लेयर हो गया है कि मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हूँ तो अब मैं तो नहीं दूंगी ट्रायल्स दोबारा से। तो उन्होंने पता नहीं किस रूल के अकॉर्डिंग क्या किया, वहां पे उन्होंने मुझे हरवा दिया और वो उनकी जो कोरिया की लड़की थी उसका क्वालिफाई करवा दिया। तो वो वाला इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है कि या ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में सब कुछ आ गया और उसके बाद आपसे छीन लिया जाता है। वो इंसिडेंट हमेशा मैं याद करती हूँ कि इतनी खुशी उसके बाद फिर इतना गम। ओह माय गॉड, ओके ओके। लेकिन फिर आपको बाद में आपको मौका लगा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का? आप उसके बाद? मैंने ओलंपिक क्वालिफाई के लिए काफी बार गई हूँ मैं, लेकिन मैं ओलंपिक में खेल नहीं पाई। ओलंपिक क्वालिफाई के लिए मैं राउंड्स में गई। अच्छा, ओके ओके, ग्रेट। सो नेहा, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव एवर गॉट? बेस्ट एडवाइस हमेशा मेरे फादर ही देते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में आप अपने आप को कभी बड़ा मत समझो कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, और आप हमेशा कुछ न कुछ करते रहो भाई, किसी न किसी फील्ड में। जैसे मैं पहले स्पोर्ट्स करती थी, उसमें अच्छी थी। अब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, अपना 1 घंटा समय निकाल के मैं एकेडमी पे जाती हूँ, तो बच्चों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उनको कोचिंग देती हूँ, तो उनको समझ में आता है कि आप बताओ मैडम। तो बस मुझे यही है कि वो मुझे टाइम टू टाइम मुझे बताते रहते हैं कि आप बैठो मत, कभी भी जिंदगी में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ऑसम ऑसम। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं आपके दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी में हमेशा सक्सेस वही बंदा होता है जो अपना मेन टारगेट कि मेरा ये टारगेट है, उसके लिए दिन रात मेहनत करे कि मुझे सिर्फ सपने में भी वही टारगेट नजर आ रहा है, और उसके लिए अपना पूरा रूटीन सुबह शाम उसी काम के लिए लगा रहे। और मैं ये कहूंगी कि हर बच्चे के लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। Awesome. Thank you so much. This is a wonderful message, Neha. And with this, we come to the end of the show. Thank you very much for joining me in this absolutely fantastic session. Thank you. आपने तो पूरा हिस्ट्री सुन ली मेरी। नहीं, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी पता होनी चाहिए लोगों को. So it was really amazing chatting with you. And thank you all for listening to this episode with your host Garima Aftar. See you in the next one. Have a great day. Bye.